नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन देख रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 और 12 का, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जो प्रश्नोत्तर है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बुक्स वही है जहां से आरपीएससी और आरएसएसबी जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। तो क्यों ना अपन इसकी विस्तार से तैयारी कर लें। आज अपन देखेंगे मुख्य रूप से भू संसाधन और कृषि। भारत के अंदर जो भू संसाधन है उसका भू उपयोग है, इस संवर्ग की अपन चर्चा करेंगे और कृषि और प्रमुख फसलें कौन कौन सी उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित है। आरबीएसई जो अपनाता है एनसीईआरटी का सिलेबस जो राजस्थान बोर्ड ने लागू रखा है उस बेस पे है। तो जरूर जुड़े सर्वा क्लासेज के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और क्लास अच्छी लगती है तो शेयर भी करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करेंगे कि जब नाव जल में छोड़ दी तूफानी में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, क्या मृत्यु को वरदान ही, जब मरना लिया ठान ही, फिर हार क्या फिर जीत क्या। तो तय कर लिया है जिंदगी में सक्सेस होना है साथियों, तो हमें अपने मिशन पर काम करना है। बिना किसी देरी के भारत में भू संसाधन और कृषि जो है उसके ऊपर अपने विचार एनसीईआरटी कक्षा 10 और 12 में क्या लिखा है उस पर अपन देखते हैं। सबसे पहले भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, उसमें भू उपयोग भारत का क्या है ना, किस तरह की उत्पादकता भारत में विभिन्न फसलों की है, भारत में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, प्रायद्वीपीय भारत का फसल उत्पादन क्षेत्र या फसल का जो विवरण है वो भिन्न क्यों है, उत्तर भारत से थोड़ा सा चेंज है, कौन कौन सी ऋतुएं यहाँ पे रबी जायद और खरीफ की ऋतुएं हैं, उत्तर भारत में 3 ऋतुएं, दक्षिण भारत में 3 क्यों नहीं होती। बहुत सारे प्रश्न आपके जहन में होंगे, तो सभी का बारी बारी से अपन उत्तर जानने वाले हैं। तो हो जाए तैयार। भारतीय की प्रमुख फसल प्रारूप। भारत में भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग। भारत में जो उपयोग है भू उपयोग है भू राजस्व अभिलेख। दो शब्द आते हैं, भू राजस्व विभाग। एक शब्द आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। देखो, भूमि के स्तर में दो तरह की विचारधाराएं हैं। ये प्रश्न आया था, लेबर असिस्टेंट में पूछा था। तो इसमें जो भूमि जो है भारतीय, उस पर कौन सी फसलें बोई जाती है, कितनी फसल उत्पादकता है ना, तो भू उपयोग संबंधी आंकड़े भू राजस्व विभाग के पास रहता है। इसमें क्या लिखेंगे? भू उपयोग संबंधी आंकड़े। वन विभाग में कितनी जमीन है, तो भू उपयोग संबंधी जानकारी, ये सारी जानकारी किसके पास होती है? भू राजस्व विभाग के पास में होती है। और यदि अपन भारत के राज्यों की सीमाएं, भारत का प्रशासनिक क्षेत्र कितना है, वास्तविक आंकड़ा क्या है, उसकी बात करेंगे तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो इसमें अपन क्या देखेंगे? भारत के राज्य, उसकी भौगोलिक सीमाएं, उनका क्षेत्रफल, ये सटीक जानकारियां किसके पास होती है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास में होती है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम बात करेंगे भारतीय भू राजस्व विभाग जो है उसके द्वारा भू उपयोग संबंधी जानकारी जो है उस पर यहां चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग विभिन्न राज्यों की सीमाओं के बारे में, यहां जानकारी सटीक है, यहां जानकारी है वो सटीक जानकारी होती है ना, और यहां परिवर्तित होती है, परिवर्तनशील होती है, क्योंकि भू उपयोग बदलता रहता है। हर वर्ष अपन देखते हैं कि खेती की जमीन जो है उसमें भी चेंज आता रहता है, वन विभाग की जमीन है उसमें भी चेंज आ जाता रहता है। तो यहां चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन यहां कोई चेंज नहीं होता। ये तभी होता है जब भारतीय सरकार के द्वारा किसी स्टेट विशेष के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी या कोई कमी की जाती है, तो तब जाकर के ऐसा होता है। तो वैधानिक तरीके से यहाँ होता है, लेकिन यहाँ परिवर्तन जो है, जिस प्रकार से भू उपयोग बदलता है वैसे ही इनके आंकड़े भी बदलते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो भारत में भू उपयोग कितने प्रकार का है? तो भू राजस्व विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ये 9 प्रकार के हैं। कितने प्रकार का है? 9 प्रकार का। पहला आता है वनों के अधीन क्षेत्र।
अब भारत में वनों के अधीन क्षेत्र कितना मुख्य रूप से हो जाता है, तो भारत के अंदर 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये तो अपना टारगेट है, ये अपना लक्ष्य है कि 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन लगभग ये 23.07% भाग पर वास्तविक वन 2023 की रिपोर्ट है, ये है ना। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 23.07% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। तो लगभग 23% भाग पे वन है, होने चाहिए लगभग कितने, 33% भाग पर, लेकिन ये काफी कम है अपने लक्ष्य से। तो आवश्यकता है कि हम पेड़ पौधों की जो एरिया है, वृक्षारोपण है, वनों के अधीन जो एरिया है, वास्तविक वन क्षेत्र है, उसको अपन बढ़ाएं। इसमें भी वर्गीकरण अपन करते हैं, तो एक तो होता है वास्तविक वन क्षेत्र होता है, एक होता है वन क्षेत्र, या जिसमें वर्गीकरण के आधार पे पूरा का पूरा एरिया जो वन क्षेत्र के अधीन होता है। एक वास्तविक होता है जिसमें वास्तव में पेड़ पौधे लगे होते हैं। कई ऐसी बंजर भूमियां हैं जो वन क्षेत्र के अधीन होती है, लेकिन उसमें वास्तविक रूप से वन नहीं होते हैं। ये भी फर्क होता है, अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे इसके ऊपर। दूसरा आता है बंजर भूमि और व्यर्थ भूमि। ऐसी भूमि बंजर जो किसी तकनीकी के उपयोग करने के बाद में भी उसको उपयोगी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए वो व्यर्थ हो जाती है। बंजर और व्यर्थ भूमि जो किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी के द्वारा उसका स्वरूप नहीं बदल सकते अपन, वो बंजर बेकार पड़ी है। फिर है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। यह वह भूमि होती है जैसे कि नगर है, सड़क है, गांव है, आबादी है, हॉस्पिटल है, जो भी जहां जहां कृषि कार्य के अलावा भूमि का जो उपयोग होता है, कृषि कार्य और वनों के अलावा भूमि का जो उपयोग होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। उपयोग तो हो रहा है, सड़क बन रही है, रेलवे लाइन डाली जा रही है, शहर बसे हुए हैं, नगर बसे हुए हैं, महानगर है, गांव है, आबादी के निवास के लिए है, तो ये सारा का सारा एरिया किस में शामिल हो जाएगा, गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। चौथा प्रकार आता है स्थायी चारागाह क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र है जिनको चारागाहों के रूप में चिन्हित कर रखा है, जो मुख्य रूप से पंचायतों के अधीन जमीन हो सकती है या राज्य सरकार के अधीन हो सकती है। तो ऐसी जमीनें मुख्य रूप से पंचायतों को उनका संरक्षण, वहां जैसे कि ग्राम पंचायतों के अंदर ऐसे लोग जिनके पास में पशु चारण का क्षेत्र नहीं होता, उनका पर्सनल खेत नहीं होता, जो भूमिहीन किसान होते हैं, उनके लिए ये चरागाह भूमियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, जहाँ जलावन की लकड़ियाँ भी वो उससे चुन लेते हैं, पिन लेते हैं, और अपने पशुओं को भी चरा लेते हैं और अपनी आजीविका का निर्वाह कर लेते हैं। तो ऐसी भूमियाँ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब 5-4 पॉइंट अपन ने देखा है, तो इसमें देखो वनों के अधीन जो क्षेत्र है वो निरंतर पीछे का आंकड़ा अपन देखेंगे तो वर्तमान में बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारें काफी जागरूक है, लोग भी काफी जागरूक हो चुके हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए। किसके लिए? प्राकृतिक संतुलन के लिए। तो यह प्रयास हमारा हो रहा है। तो वन क्षेत्र के अधीन एरिया जो है निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद में बंजर और व्यर्थ भूमि जो ये कम हो रही है, कम इसलिए हो रही है कि इसका उपयोग, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका उपयोग कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में अपन करें। हालांकि व्यर्थ भूमि और बंजर है, उसका विभिन्न कृषि तकनीकी से उसको उपयोगी नहीं बनाया जा सकता है ना, लेकिन कृषि योग्य नहीं बना सकते, है ना। तो ऐसी भूमियों को अपन समतल करके वहां पे आबादी बना सकते, बसा सकते हैं, गांव बसा सकते हैं, है ना, उनको कन्वर्ट वैसे कर सकते हैं। कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि भी निरंतर ये अनुपात भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से हमें दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए, लोगों के निवास क्षेत्र के लिए, लोगों की खेती करने के लिए, लोगों के अपने हॉस्पिटल है, परिवहन संचार की सुविधाओं के लिए आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ रही है इस भूमि का अनुपात भी निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। स्थायी चरागाह है ये कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका रूपांतरण अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। तो स्थायी चरागाह या तो आबादी जमीन के रूप में कन्वर्ट हो गई, भूमिहीन किसानों को अपने निवास, अपने मकान आवास बनाने के लिए डोनेट कर दी गई, सरकार द्वारा चिन्हित कर दी गई या सरकार द्वारा उनको सुपुर्द कर दी गई। तो ये जो स्थायी चरागाह क्षेत्र है वो निरंतर घट रहा है ना, इनमें भी चेंज हो रहा है। फिर आता तरु फसलों व उपवनों के अधीन भूमि। ऐसी भूमियां जो मुख्य रूप से वास्तविक वन क्षेत्र है जिनके ऊपर, और इसके अलावा वहां पे तरु फसलें बोई जा रही है, जैसे कि बागाती कृषि कह सकते हैं इसको, है ना। जैसे फलों के बागान लगा दिए, चाय के बागान लगा दिए, गन्ना लगा दिया, तो ये तरु फसलें हैं, वो महत्वपूर्ण है। या कोई उपवन उद्यान लगा दिए अपन ने, है ना,
गार्डन विकसित कर दिए। तो इनके अधीन जो जमीन है ये भी एक वर्ग है ना। तो ये तरु फसलों के अधीन वर्ग जो है ये भी एक भूमि का एक प्रकार है, भू उपयोग का प्रकार है। अगला आता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अब देखो यहां लिखा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, भूमि व्यर्थ खाली पड़ी है, लेकिन हम उस पर यदि टेक्नोलॉजी यूज करें, हम उसको यदि वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा सा उस जमीन को शुद्ध करें, शुद्ध करने का मतलब उबड़ खाबड़ तो समतल कर लें, यदि उसमें पानी की उपलब्धता नहीं है तो वहां पानी नहर से पहुंचा दें। इसके अलावा यदि उसमें किसी खाद डालने से उचित हो जाती है तो उसमें खाद डाल दें। तो किसी भी प्रकार से तकनीकी के माध्यम से खाली पड़ी जमीन को वापस कृषि योग्य बनाया जा सकता है ना। तो एक वर्ग पड़ा है जिस पर खेती नहीं हो रही, कृषि योग्य है लेकिन खाली पड़ी है, जिसको अपन पड़त बोलते हैं, है ना, पड़त, अपनी भाषा में क्या बोले, अड़ाव। तो ऐसी जमीन जो मुख्य रूप से खाली पड़ी है लेकिन खेती योग्य है, तो ऐसी जमीनों पर खेती की जा सकती है। तो ये भी एक भू उपयोग का प्रकार है। अगला आता है वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि, प्रतिभूमि का मतलब वही है जो खाली छोड़ी गई जमीन है। जैसे कि कृषि वर्ष के अंदर अपन क्या करते हैं, जितनी जमीन पर खेती करते हैं वो तो हो गया शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और कुछ जमीन है वो खाली रह जाती है, या तो फसल चक्र के रूप में मिट्टी की स्थायी उत्पादकता पुनः प्राकृतिक उत्पादकता पुनः बढ़ाने के लिए उसको अपन खाली छोड़ते हैं, या फिर वो जमीन जो है किसान नहीं मिलने के कारण, कोई खेती करने वाला नहीं मिलता, इस कारण से वो खाली पड़ी रहती है। तो इसको बोलते हैं वर्तमान प्रतिभूमि। तो यह प्रतिभूमि मुख्य रूप से कितने वर्षों तक, एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई जमीन, खाली छोड़ी गई जमीन, ठीक है। यह होगी अपनी कौन सी, वर्तमान प्रतिभूमि। एक होगी पुरातन प्रतिभूमि, यह भी एक भू संवर्ग का प्रकार है। तो पुरातन हो जाता है 2 से 5 वर्ष, 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम, 2 से 5 वर्ष तक के लिए खाली छोड़ी गई जमीन। तो यह मुख्य रूप से कौन सी होती है, पुरातन प्रतिभूमि। अब यदि 5 वर्ष से अधिक खाली पड़ी रहती है तो उसको इसमें क्या, इसमें ले लेते हैं बंजर भूमि में वो शामिल हो जाती है। किसमें हो जाती है, बंजर भूमि में शामिल हो जाती है। फिर आता है कि निवल बोया गया क्षेत्र। यह होता है एक कृषि वर्ष में शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यह निवल होता है। भाई जिस जमीन पर अपन ने खेती कर ली वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, निवल होता है। एक इसमें शब्द आता है सकल बोया गया क्षेत्र। सकल बोया गया क्षेत्र, इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज इसमें क्या है, इसमें चेंज होता है मुख्य रूप से सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, वो होता है कि एक कृषि वर्ष में संपूर्ण बोया गया क्षेत्र। अब इसमें संपूर्ण आप कैसे समझेंगे, इसमें से समझेंगे कि यहां अपन ने निवल क्या होता है, इसको अपन शुद्ध भी बोलते हैं, निवल को अपन शुद्ध भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे ये खेत है और इसमें अपन ने क्या भाई एक बार बाजरा बो दिया, ठीक है। अब एक बार बाजरा बो दिया तो यहां इसको हम एक बार ही काउंट करेंगे, तो ये तो हो गया शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसी खेत में हमने क्या किया, 3-4 माह के लिए बाजरा, ये तो कृषि वर्ष हो गया, ठीक है। उसके बाद में बाजरा जैसे ही अपन ने खरीफ की फसल है उसको काट लिया, तो फिर आगे अपन ने इसमें गेहूं बो दिया। दूसरी फसल कौन सी बो दी, गेहूं, ये क्या था, बाजरा। अब इसको अपन 2 बार काउंट करेंगे, खेत तो एक ही है ना, लेकिन इसको अपन 2 बार काउंट करेंगे, तो ये किस में आ जाएगा, फिर सकल में आ जाएगा।
2 बार खेत की जुताई, 3 बार जुताई हो जाती है, और तीनों बार उसको यदि अपन काउंट करते हैं, कुल क्षेत्रफल में बोए गए क्षेत्र में शामिल करते हैं, तब वो किस में आता है, शकल बोए गए क्षेत्र में शामिल होता है। तो इस प्रकार से इनमें थोड़ा सा निवल बोया क्षेत्र और सकल बोया क्षेत्र है, इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है ना मेरे हिसाब से। अगला आता है, निम्न क्षेत्र के अनुपात में वृद्धि हो रही है। भूपयोग जो है वो बदल रहा है। वर्तमान समय में देखेंगे तो पिछले समय की बजाय वर्तमान में थोड़े चेंज आ रहे हैं। क्या चेंज आ रहा है, किस किस किस्म में? जैसे वन क्षेत्र जो है वो बढ़ रहा है, मैंने कहा टारगेट मिला हुआ है ना, सरकार ने भी टारगेट दे दिया और जागरूकता भी बढ़ी है ना, सरकारी नीतियां भी है कि वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए, लोग जागरूक भी हुए हैं, उनको पता है पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखा तो आने वाला समय हमारे लिए काफी घातक हो सकता है, इसलिए वन क्षेत्र को निरंतर सरकारी प्रयास और जन जागृति के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि वो भी बढ़ रही है। मैंने कहा कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है, आवश्यकता बढ़ रही है, तो गैर कृषि कार्यों में भूमि जो यूज हो रही है, जैसे कि मकान में, शहर में, आवास में, सड़क में, पुल में, बांध में, वो सब में इसका उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग आवश्यकता बढ़ रही है। वर्तमान प्रति भूमि ये भी बढ़ रही है, क्योंकि खेती करने वाले लोग कम हो रहे। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि खेती आजकल क्या है, अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं हो रही, तो लोग किस ओर जा रहे हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में। इसका कारण क्या है, लोगों का द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं की ओर पलायन। यह पलायन क्या है, किस जमीन को बढ़ा रहा है, वर्तमान पृथ्वी भूमि को बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग खेती से विमुख हो रहे हैं, खेती उनको अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं हो रही, उनको नहीं लग रहा कि इस खेती से ज्यादा हमें कोई लाभ हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ करके वो नए क्षेत्र की ओर, नए कार्यों की ओर जा रहे हैं, इसलिए प्रतिभूमि खाली जमीनें ज्यादा रह रही है, ठीक है, इसमें वृद्धि हो रही है। फिर निवल बोया स्तर ये भी बढ़ रहा है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोग, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, तो भाई उनकी आवश्यकता की आपूर्ति करने के लिए शुद्ध बोया गया क्षेत्र है उसको बढ़ाने की आवश्यकता हो गई है ना, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पहले ये जमीनें जो थी वो कम क्षेत्र में खेती होती थी, आजकल उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे निवल बोया गया क्षेत्र है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में है स्वामित्व के आधार पर भूमि के संवर्ग। तो बाकी 4 जो है इसमें वृद्धि हो रही है ना, तो बाकी 5 जो है उसमें कमी हो रही है। जैसे वर्तमान प्रतिभूमि, ठीक है, तो उसमें वृद्धि है, तो पुरातन प्रतिभूमि में कमी हो रही है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि उसमें कमी हो रही है ना, बंजर भूमि जो थी उसमें कमी हो रही है, ठीक है ना। तरु और उपवन के अधीन जो भूमि है उसमें भी कमी हो रही है, क्योंकि उधर कमी तो इस साइड में वृद्धि हो रही है। जमीन तो उतनी है ना, जमीन थोड़ी ना बढ़ रही है। भारत के अधिकृत क्षेत्र है जो 32,27,263 वर्ग किलोमीटर एरिया है, उससे अधिक तो हमारे पास नहीं है ना, वो तो नहीं बढ़ रहा, इसलिए उसकी उपयोगिता एक की बढ़ती है, एक का यूज बढ़ता है तो दूसरे का यूज कम हो जाता है। फिर स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर भारतीय भूमि जो है उसके 2 संवर्ग है। एक तो है निजी भू संपत्ति, एक होता है साझा संपत्ति संसाधन। तो निजी तो होती है किसी व्यक्ति विशेष से किसी व्यक्ति विशेष के स्वामित्व में, कोई व्यक्ति विशेष किसी जमीन का उपयोग करता है तो उसके स्वामित्व में वो निजी हो गई। जैसे आपका खुद का खेत है, आपका खुद का आवास है ना, आपका घर है ना। और साझा संपत्ति हो गई जैसे कि स्थायी चारागाह है, स्थायी चारागाह है, इसके अधीन भूमि हो गई, वनों के अधीन भूमि हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा सड़कें हो गई, पुल हो गए, रेलवे लाइनें हो गई, उनके अधीन जमीन है, वो सारी
साझा संपत्ति संसाधन है, यानी वो जमीन सबके अधिकार क्षेत्र की है, उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का अपना खुद का निजी अधिकार नहीं होता है, वो सबके लिए काम आती है। लेकिन आपका घर, आपका खेत, वो आपका निजी है, तो उसको अपन शामिल करेंगे निजी भू संपत्ति के अंदर। और ये स्थायी चारागाह है, वन भूमियां हैं, रेलों के अधीन, सड़कों के अधीन, हॉस्पिटल, विद्यालय, ऐसी भूमियां हैं साझा संपत्ति संसाधन के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना, याद रह जाएगा। ये आ गया निवल बोया गया क्षेत्र, ये भी मैंने दे दिया पॉइंट इसमें। तो वह है भूमि जिस पर एक कृषि वर्ष में फसल बोई व काटी जाती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र के नाम से जानना जाता है। शुद्ध कह दो चाहे निवल कह दो। जबकि एक वर्ष में एक से अधिक बार फसल बोई जाए तो हर बार बोया गया क्षेत्र सकल बोया गया क्षेत्र में शामिल होता है। यदि एक खेत में 2 या 3 फसलें प्राप्त अपने कर ली है तो उसको हर बार उसको अपन जोड़ेंगे, तो जितनी बार उसमें फसल अपने जोती है उतनी बार उसको अपन शामिल कर देंगे। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा, किस में शामिल हो जाएगा, सकल बोया गया क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। फिर आता है कृषि गहनता कैसे ज्ञात करते हैं, तो सकल बोया गया क्षेत्र डिवाइड बाय निवल बोया गया क्षेत्र मल्टीप्लाई 100, इससे कृषि की गहनता आ जाती है ना, कि किस प्रकार की डेंसिटी है, किस प्रकार से क्षेत्र जो है कितने अनुपात में खेती है वो मुख्य रूप से की जा रही है। फिर है भारत की प्रमुख फसल ऋतुएं। भारत की प्रमुख फसल ऋतुएं, तो भारत में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, कौन कौन सी ऋतु में पाई जाती है। चूंकि भारत मानसून जलवायु का देश है और मानसून जलवायु होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की फसल ऋतुएं देखने को मिलती है। ठीक है, विशेषकर अपन देखेंगे तो उत्तर भारत जो अपना है उसमें 3 फसल ऋतुएं मिलती है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में फसल ऋतु मात्र 1 रहती है। इसका क्या कारण है अभी बताते हैं आगे आपको। एक पहली फसल ऋतु आती है अपने पास में, खरीफ की फसल ऋतु। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है, जिसमें चावल, कपास, जूट, बाजरा, मक्का, अरहर, ज्वार, रागी, मूंगफली आदि बोया जाता है। और यह मुख्य रूप से जुलाई अगस्त, समय क्या है इसका, जुलाई अगस्त में बोई जाती है। मानसून प्रारंभ होता है जुलाई अगस्त में, है ना, यह बोई जाती है। और अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर के आसपास में मुख्य रूप से इसको अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है ना, तो ये मुख्य रूप से जो खरीफ यानी वर्षा पर आधारित फसलें मुख्य रूप से इसमें शामिल होती है, जिसमें चावल, धान मुख्य फसल है, कपास है, जूट है, बाजरा है, मक्का है, अरहर है, ठीक है ना, ज्वार है, रागी है, मूंगफली है आदि मुख्य रूप से बोई जाती है। दूसरा प्रकार इसका आता है रबी की फसल। ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जैसे ये कटती है तो इसकी जुताई शुरू हो जाती है, वह मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें प्रमुख फसलें कौन सी है, तो इसमें गेहूं बोया जाता है, चना है, तोरई है, सरसों है, जौ है ना, आदि फसलें। तो गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ आदि फसलें मुख्य रूप से है ना। इसके अलावा अपन जीरा भी बोते होंगे इस समय में, मेथी भी बोते होंगे, है ना। ये सभी रबी की फसलें मुख्य रूप से होती है ना। जीरा है, मेथी है, राई है। तीसरी आती है जायद की फसल। तो यहां से जो प्रश्न आता है, इन फसलों में इनका नाम दिया जाता है और पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा समूह खरीफ का है, निम्न में से कौन सा समूह रबी ऋतु का है ना। ऐसे पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से इसमें कौन कौन सी फसलें आती है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। यह ग्रीष्मावकाश की फसल है जिसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज और सब्जियां बोई जाती है और साथ साथ में चारा फसल भी बोई जाती है, जैसे कांसली वगैरह है ना, रिजिगा वगैरह जिसको बोलते हैं। पशुओं के लिए बाजरा बोया जाता है। तो ये सभी जायद की फसल यानी ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में इसको जाना जाता है। ये शॉर्ट टर्म होती है, लगभग 1.5-2 महीने की फसल होती है और 1.5-2 महीने में तैयार होकर के यूज कर ली जाती है। ठीक है ना, आगे देखो।
उसके बाद में है कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। भारत में जो कृषि के प्रकार है कौन कौन से हैं? तो कृषि तो आपको पता ही है, इसको अपन एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब एग्रीकल्चर जो होता है लैटिन भाषा के शब्द से बना है, एग्रे और कल्चर। अब एग्रे का ये तो एक संस्कृति होगी, कल्चर तो एक संस्कृति है, यानी खेती करने की एक कला, ठीक है। और एग्रे मुख्य रूप से क्या है? फसल उत्पादन करना। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर शब्द जो है वो कृषि के संदर्भ में उपयोग में लिया जाता है। कृषि के टाइप अपन देखते हैं तो प्रकार होता है आर्द्रता के आधार पर, इसके दो टाइप अपन लेंगे। एक तो होता है सिंचित कृषि, एक होता है बारानी कृषि। अब ऐसे क्षेत्र जहां पे वर्षा कम होती है वहां सिंचित कृषि हो की जाती है। वह कृषि जहां सिंचाई की सुविधा नहीं होती और जहां पर वर्षा पर निर्भर कृषि होती है उसको बारानी कृषि के रूप में शामिल किया जाता है। तो सिंचित कृषि जो है उसके प्रकार भी और है, जैसे उद्देश्य के आधार पर इसके दो प्रकार ले लिए। एक तो रक्षित सिंचित कृषि और दूसरी है उत्पादक सिंचित कृषि। अब रक्षित तो क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या है? फसल की रक्षा करना, यानी इतना ही पानी दिया जाता है कि फसल बच जाए, नष्ट नहीं हो, ठीक है। इसको रक्षित सिंचाई कृषि कहेंगे, ठीक है ना। और यदि अपन उत्पादक सिंचाई कृषि कौन सी होगी? इसमें होगी फसल उत्पादकता बढ़ाने का उद्देश्य, फसल उत्पादकता बढ़ाना। तो इसके लिए यदि कृषि की जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उत्पादक सिंचाई कृषि के नाम से जानते हैं। तो उद्देश्य आधार पर इसके दो टाइप हो गए, रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि। उद्देश्य फसल की रक्षा करना और इसमें उत्पादकता बढ़ाना, ठीक है। अगला बिंदु बारानी कृषि, जिसको वर्षा पर निर्भर कृषि कहा जाता है। यह बारानी कृषि जिसमें सिंचाई की फैसिलिटी नहीं होती। तो इसके भी दो प्रकार है बारानी कृषि के। एक तो है शुष्क कृषि। अब शुष्क कृषि नाम से ही पता लग जाता है, शुष्क कृषि भारत के उन भागों में ये की जाती है जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तो वहां पे शुष्क कृषि यानी वो फसलें बोई जाती है जो कम जल में उत्पादन अच्छा दे सकते हैं, जैसे बाजरा हो गया अपना, ठीक है ना, ज्वार हो गया। ऐसी फसलें जो है कम वर्षा में भी अधिक पैदावार दे सकती है। मूंग हो गया, दलहन दालें हो गई, है ना, जिसमें रागी, बाजरा, मूंग, चना और ग्वार आदि फसलें। दूसरा है आर्द्र कृषि। तो बारानी कृषि जो है उसके दो प्रकार है, शुष्क और आर्द्र। आर्द्र में यह है अधिक वर्षा वाले भागों में जहां 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती वहां की जाती है ना। इसमें चावल, जूट और गन्ना विशेष रूप से बोया जाता है। तो चावल मुख्य रूप से कहाँ बोया जाता है? तो चावल की कृषि होती है प्रायद्वीपीय भारत के तटवर्ती भागों के आसपास में, है ना। जूट मुख्य रूप से कहाँ बोया जाता है? पश्चिम बंगाल में, उसके आसपास के क्षेत्र में। और गन्ना मुख्य रूप से दक्षिण भारत में भी है और उत्तर भारत में, विशेष उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा, यहाँ पर गन्ना बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो वो तो जगह अपन देखेंगे, प्रत्येक फसल देखेंगे, उसका उत्पादन किन किन राज्यों में होता है वो भी विस्तार से अपन देखेंगे। तो ये जो आर्द्र कृषि है जहां इनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है और जहां पे वर्षा ज्यादा होती है वहां चावल, जूट और गन्ना बोया जाता है। और वो भाग भारत के जहां पे वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पे शुष्कता सहन करने वाली फसलें जैसे कि बाजरा है, मूंग है, चना है, ग्वार है, रागी है ना, ज्वार है, आदि फसलें मुख्य रूप से बोई जाती है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी किसके आधार पे? कृषि के प्रकार, वर्षा पर निर्भर बारानी कृषि के प्रकार। उसके बाद में है भारत में अनाज। तो भारत में अनाज मुख्य रूप से कितने क्या है? तो भारत में कुल बोया गया क्षेत्र जो है उसके 54% भाग पर क्या बोया जाता है? अनाज। यहां से प्रश्न ये पूछते हैं बहुत बार, तो आप ये ध्यान में देंगे कि भारत में जो अनाज है कुल बोए क्षेत्र के 54% भाग पर अनाज, सिर्फ अनाज बोया जाता है। इसका मतलब भारत में खाद्यान्न पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि लोग जो है खेती व्यावसायिक उद्देश्य से न करते हुए सिर्फ अपनी आवश्यकता की आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए ज्यादा
महत्व देते हैं। भारत अमेरिका व चीन के बाद में 11% उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। तो खाद्यान्न और अनाज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है। सबसे पहला किसका है? अमेरिका का, दूसरा चीन का और तीसरा 11% के साथ में हमारा स्थान आता है। तो भारत का खाद्यान्न उत्पादन में तीसरा स्थान है अमेरिका और चीन के बाद। अब है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? तो यहाँ बारी बारी से अपन देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। तो इन फसलों की चर्चा साथियों अपन विस्तार से करेंगे। कब? अगले कालांश में। आज इतना ही करेंगे, अगले कालांश में विस्तार से सभी फसलों की बारी बार से चर्चा करेंगे कि चावल, गेहूं, चना, सरसों, जूट, है ना, कपास, चाय, सभी की चर्चा विस्तार से अपन करेंगे। कौन से राज्य है, कितना उत्पन्न होता है, किस राज्य में ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है, सभी पहलुओं पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे, है ना। आज की क्लास में इतना ही। सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नोट्स उपलब्ध है, कोर्स भी उपलब्ध है अपने एप्लीकेशन के ऊपर। तो गूगल प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और फ्री में नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।